अब विस्तार से सारी खबरें आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे संसद की, जहां पर हंगामेदार सेशन इस वक्त चल रहा है। संसद में आज राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी पर जोरदार हमले किए। राहुल गांधी ने भगवान शिव की फोटो दिखाते हुए कहा कि वो अहिंसा की बात करते हैं और जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं, ये ठीक नहीं। उन्होंने बीजेपी सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग हिंदू हैं ही नहीं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। और राहुल का बयान देना था कि इसके बाद संसद में जोरदार हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के भाषण में बीच में खड़े होकर उनके बयान पर आपत्ति जताई। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो है। को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि अग्निवीर जब शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। अग्निवीर को लेकर राहुल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर नेता विपक्ष अपने बयान का सत्यापन नहीं करते हैं तो उन्हें सदन और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए।
स्टेटमेंट हुए। एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीट जैसे एग्जाम्स को कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को घेरने के लिए सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर से लेकर सभी मुद्दों पर राहुल गांधी के फैक्ट्स गलत हैं। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर बिरला का भी अपमान किया है। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। ये राजनीति की एक ऐसी परिस्थिति श्री राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी सामने आई। उन्होंने कहा कि राहुल ने जो कहा है वो सच कहा है। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। माइक थोड़ा दूर करो। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। माइक थोड़ा दूर करो। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। लोकसभा में नए कानूनों को लेकर बवाल भी मचा। इस बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में नए कानून को लेकर 9 बार चर्चा की गई। विपक्ष नए कानून को लेकर झूठ बोल रहा है। नए कानून पर विपक्ष अपना मत रख सकता था। दोनों सदनों में चर्चा के बाद ही इस कानून को बनाया गया। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई। 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है कि सबको बाल निकालने के बाद बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है
कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर विपक्ष के अपने सवाल हैं। Well, the laws are extremely pernicious in nature and they will be draconian in their implementation. These laws have been passed behind the back of Parliament by suspending 146 MPs from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They do not reflect the collective wisdom of the House. इस नए कानून से क्या बदलाव होगा, डिटेल में बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीब मनचंदा। अब आपको न्याय के लिए कोर्ट से तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, अब आपको न्याय फटाफट मिलेगा। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कौन से हैं कानून और किस तरह से आपके जीवन पर असर डालेंगे, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये 3 नए कानून बदलने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, दूसरे नंबर पर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरे नंबर पर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून आज से ही लागू हो गए हैं और इनका आपके लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले यह कानून के तहत आज से ही एफआईआर दर्ज होने की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में आज पहली एफआईआर इन नए कानूनों के तहत दर्ज भी कर ली गई है। एक स्ट्रीट वेंडर के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई है। होगा क्या इन कानून से आप पर असर? सबसे पहले तो आपका एफआईआर कराना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक टाइम लिमिट तय कर दी गई है। पुराने मुकदमे काफ़ी जल्दी निपट जाएंगे। कानून से जो कोर्ट कचहरी के चक्कर थे उनसे छुटकारा मिलेगा। जो तारीख पर तारीख मिलती थी उससे छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले 3 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी आप पूरे देश में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नए कानून में 35 जगह पर टाइमलाइन में बदलाव किया गया। पहले यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन नहीं थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया ताकि जल्दी जल्दी से सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। एफआईआर के लिए टाइम तय कर दिया गया है, जांच के लिए तय कर दिया गया है टाइम, साक्ष्य जुटाने के लिए टाइम तय है, दस्तावेज जमा कराने के लिए, ट्रायल करने के लिए और फैसला देने के लिए भी टाइम पीरियड ऑलरेडी सरकार ने तय कर दिया इन नए कानूनों के तहत। होगा क्या इन कानून से? भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का इनमें नया प्रावधान रखा गया है। दूसरा, राजद्रोह की जगह लेगा देशद्रोह। राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह देशद्रोह आ गया है। मॉब लिंचिंग, इसके लिए पहले कोई भी नहीं था, प्रावधान नहीं था। अब मॉब लिंचिंग करने पर आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको भी बदल दिया गया। क्या बदलेगा इसके अंदर? सबसे पहले तकनीक का इस्तेमाल करने पर पूरा जोर यहाँ पर रहेगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सब कुछ डिजिटल, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस को निपटाया जा सके। किसी के घर तलाशी हो रही है, जब्ती हो रही है, तो उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी कर दिया गया है। 7 साल से अगर अधिक की सजा है तो वहाँ पर डिजिटल सबूत, फोरेंसिक सबूत जुटाने पुलिस के लिए अनिवार्य होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 नए कानून जो आज से लागू हो गए हैं, ये आपको फटाफट न्याय दिलवाएंगे। तो चलिए, ये 3 नए कानून किस तरीके से अब भारत का जो लॉ सिस्टम है उसमें परिवर्तन लेकर आएंगे। बात कर लेते हैं बाजार की। जुलाई महीने के पहले कारोबारी दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 443 पॉइंट चढ़ा और 89,476 पर बंद हुआ। निफ्टी 131 पॉइंट चढ़कर 24,142 पर पहुंचा। आज की तेजी पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ हैं। सुमित, आज के इन शेयरों में एक्शन दिखा और कहां थोड़ी बहुत सुस्ती भी रह गई? देखिए, पहले निफ्टी के कुछ टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। मेजरली आपको सब आईटी दिखाई पड़ेंगे। टेक महिंद्रा 3% ऊपर, विप्रो 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर और ग्रासिम 2% के आसपास की तेजी यहां पर है। गिरने वाले शेयरों में एनटीपीसी 2.5% नीचे, आइशर मोटर्स 1% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे और एसबीआई करीब 1% की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में भी पीबी फिनटेक 9% ऊपर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 8% ऊपर, पतंजलि फूड करीब 7% की तेजी यहां रही और परसिस्टेंट 6% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में प्रेस्टीज एस्टेट 3% नीचे, टोरेंट पावर 2.5% नीचे, वोल्टास 1.5% नीचे और इंडियन होटल करीब 1.5% बिकवाली यहां पर देखने को मिली। एफ&ओ में महानगर गैस 10% का उछाल, परसिस्टेंट 6% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 4.5% ऊपर, एसीसी 5% तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में इंडिया सीमेंट प्रॉफिट टेकिंग, एनटीपीसी 2.5% नीचे, वोल्टास 1.5% नीचे, आईडीएफसी करीब 1.5% बिकवाली यहाँ रही। और आईटी का दिन था तो एचसीएल टेक 0.5%, कोफोर्ज 1.5%, एलएनटी इन्फोटेक माइंट्री 1%, इन्फोसिस 1.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। तो कई दिग्गज और कई मिड कैप आईटी स्टॉक्स यहाँ पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली।
कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का कहना है कि पिछले 2 साल जैसे रिटर्न आगे मिलने के आसार नहीं है। अर्निंग सीजन में आईटी और केमिकल सेक्टर पर जरूर फोकस रहने वाला है। 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे लोग फ्यूचर कमेंटरी के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे रिजल्ट से। एक है आईटी सेक्टर, नतीजे कैसे भी आए लोग ये उम्मीद रखेंगे कि भाई आप आगे के बारे में क्या गाइडेंस देते हो, क्या आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखता है, क्या आपने रिक्रूटमेंट चालू की, क्या जितने अपॉइंटमेंट लेटर आपने दिए हैं उतने बच्चे आपके कैंपस पे आ गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप उसे कैसे एडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर है केमिकल सेक्टर, वहां पे लोग कंपनीज ने कैसे कॉस्ट कंट्रोल किए और कैसे चाइनीज डंपिंग के सामने जूझ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस रहेगा। वहीं एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि वायदा में रिटेल की भागीदारी को लेकर जो चिंता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वायदा में सिस्टमिक रिस्क ज्यादा नहीं है। एक चिंता जताई गई है तो वो उसका ध्यान माने उसका संज्ञान में लेना चाहिए, उसके ऊपर जो भी करना पड़े करना भी चाहिए। उसमें जब भी कोई भी मार्केट चलाते हो तो खास करके सेंट्रलाइज मार्केट, उसमें 2 चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो यह है कि आप सिस्टमैटिक रिस्क कितना है और फिर हर व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो ज्यादा नहीं है क्योंकि टोटल ओपन पोजीशंस जो पूरे भारत में है करीब 20 लाख करोड़ के इर्द गिर्द होती है। उसमें से आप जो डेल्टा हेज पोजीशन जिसको कहते हैं वो करीब 2-3 लाख करोड़ से कम ही होगी, और जो मार्जिनिंग की हम ज्यादा मार्जिन भी करते हैं तो करीब 1,75,000 करोड़ का मार्जिनिंग पोजीशन होता है। उसके सामने 7 लाख करोड़ का मार्जिन तो सिर्फ एनएससी के क्लियरिंग हाउस के पास होता है। तो जो सेंट्रलाइज्ड रिस्क की बात है उसमें कोई इशू नहीं है। एफएनओ ट्रेडिंग से मार्केट में कोई बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदरमन रामामूर्ति का यह कहना है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत का रिस्क मैनेजमेंट दुनिया में सबसे अच्छा है और सिर्फ 43 लाख की एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं। At BSE, in the last 5 years, we have seen the total number of unique client codes going up from just 5 crores to 17 crores. 43 lakhs actually, the recent number, is what is trading derivatives. Then why the options volume appear to go up so much? Nowhere in the world you have online real-time client level portfolio based margining. India is probably, thanks to the regulatory providence and thought process, we have it. Nowhere in the world probably you will have a risk reduction mode when some broker has utilized 90% of his capital. He cannot take further positions, he can only reduce position. मुंबई में घर खरीदना किसी सपने के पूरे होने जैसा है और जून महीने में जबरदस्त खरीदारी की गई है घरों की। पिछले 12 साल में जून में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई शहर में जून में लगभग 11,443 रजिस्ट्रेशन किए गए। पिछले 12 सालों में ये सबसे ज्यादा हैं। इसी के चलते सरकार को स्टैंप ड्यूटी से 986 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। वहीं नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर ईडी गुलाम जिया का कहना है कि आने वाले 4 से 5 क्वार्टर में बाजार में ऐसा ही बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस समय तकरीबन 2.5 लाख के आसपास 6 महीने में मकान बिके हैं जून के एंडिंग तक, और ये ऐसी रफ्तार है जो तकरीबन आगे चल के नॉट मोर देन 2 साल, 2 या 2.5 साल के अंदर जितनी इन्वेंट्री आज बाजार में है वो 2 से 2.5 साल के अंदर बिक सकती है। अब अगर उसके सामने उसी इन्वेंट्री का कंप्लीशन का समय देखें कि उस अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल दरकार है,
तो बोलने का मतलब ये है कि जो डेवलपर आज मकान मार्केट में बेच रहा है, उसकी बेचने की रफ्तार उसके काम मुकम्मल करने की रफ्तार से ज्यादा तेज है, तो मकान प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से पहले सारे मकान बिक जाएंगे। और ये एक डेवलपर के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है। तो इसके चलते ये एक्सपेक्ट करना कि इन्वेंट्री हमें आगे चंद क्वार्टर्स में या चंद सालों में कोई दिक्कत देगी, उसमें मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आती। इस समय जिस तरह की मार्केट बनी हुई है, अगले कम से कम 4 से 5 क्वार्टर तो मुझे कोई भी तब्दीली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये इसी तरह का बुलिश मार्केट बरकरार रहेगा, इस बात की हमारे नंबर्स हमें कन्विक्शन दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आज संसद के दोनों सदनों में भी टीम इंडिया को विश्व विजय के लिए बधाई दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की ये विजय युवाओं और सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। नीट यूजी री एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। री एग्जाम में 1563 कैंडिडेट्स में से 813 कैंडिडेट्स शामिल हुए और रिजल्ट जारी होने के बाद अब टॉपर्स की गिनती 67 से घटकर 61 हो गई है। पिछले एग्जाम में 720 में से 720 स्कोर करने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट्स ने री एग्जाम में 680 से ज़्यादा का स्कोर किया है। 6 जुलाई से नीट यूजी का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इसके अलावा लोकसभा में भी अपोजिशन ने पेपर लीक को लेकर एक दिन की अलग से बातचीत की डिमांड रखी है। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी के सीएमडी भावेश अग्रवाल का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। बैटरी सेल फैक्ट्री बनने के बाद ईवी की कॉस्ट 40% तक कम हो सकती है। सेल सबसे महंगा कंपोनेंट भी है हमारे में नहीं, बट अगर मैं एक एवरेज बोलूं तो अबाउट 35-40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट सेल की होती है। और सेल से प्रोडक्ट फीचर्स भी बहुत डिफाइन होते हैं कि चार्जिंग कितनी फास्ट कर सकते हो आप, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर कर सकते हो, कितना उसका लॉन्ग लास्टिंग लाइफ रहेगी, ये सब सेल से डिफाइन होता है। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया था 4 साल पहले कि हम सेल भी इंडिया में टेक्नोलॉजी बनाएंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जैसे हम अब उस राह पे चले हैं और हमारी गीगा फैक्ट्री अभी ट्रायल प्रोडक्शन में है, तो सेल जब हम अपना प्रोडक्ट में डालेंगे अगले साल, तो हमारा एक बड़ा जो 40% कॉस्ट होता है सेल का, वो कम होएगा। मुंबई में कल छुट्टियों के लिए घूमने गए एक परिवार में बड़ी ट्रेजेडी हो गई। लोनावला के पास बुशी डैम घूमने गए एक परिवार के 4 सदस्य पानी के साथ बह गए। दरअसल ये लोग पानी जब कम था तो झरने के पास चले गए। अचानक बारिश तेज हो गई और पहाड़ के ऊपर पानी की धार भी तेज आ गई। करीब 10 लोग पानी में बह गए, जिसमें से 5 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 5 लोगों को नहीं बचा पाया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर अभी क्या स्टेटस है, कितने लोग की बॉडी रिकवरी हो चुकी है, जो बच्चा गायब हो उसका क्या स्टेटस चल रहा है? इसमें करीब वो स्ट्रीम में जब फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन थी उसमें करीब 9 लोग फंसे हुए थे। उसमें से 4 लोग जो है ये कल ही अलाइव रेस्क्यू कर लिए गए थे, लेकिन 5 लोग जो है वो नीचे बहते हुए नीचे पॉन्ड में आ गए थे। तो इन 5 में से 4 डेड बॉडीज जो है उसमें से कल शाम तक 3 डेड बॉडीज रिकवर की। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल नो मैंस लैंड है, या रिमोट प्लेस है जो हमारा रेगुलर टूरिस्ट स्पॉट है, उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर जंगल में है। सो ऐसी जगह पे इंसिडेंट प्रिवेंट करना ये हमारे लिए भी चैलेंज है। लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर साहब के साथ जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ है उसमें हम ये सारे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, वहाँ की पेरिफेरी एक डिसाइड करना कि किस पॉइंट के आगे जाना ये डेंजरस हो जाएगा, वहाँ पे बोर्ड्स लगाना, वार्निंग एडवाइजरी साइंस देना। और जो ऐसा कर रहा है और जिस डिपार्टमेंट या जिसकी ओनरशिप है उनको भी हमने बोला है कि ऐसे अगर ये ट्रेसपासिंग करने वाले अगर टूरिस्ट है तो इनके ऊपर कार्रवाई, एक लीगल एक्शन लेना बनता है। तो ध्यान रखें अपना, क्योंकि मॉनसून में ऐसी घटनाएं बहुत दुखद है। इसी के साथ समाचार में आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।